नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में ध्वनि मत से एंटी पेपर लीक बिल पास। बिल में पेपर लीक होने पर 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। संसद के अंदर और बाहर राहुल गांधी ने साधा गृह मंत्री पर निशाना। कहा, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज और गोली चलाने के लिए अमित शाह जिम्मेदार। जितेंद्र सिंह बोले, जब गोली चली ही नहीं तो राहुल कैसे लगा सकते हैं आरोप। महाराष्ट्र के स्कूलों में मिलेगा ज्यादा फैट वाला खाना। एफडीए का नया आदेश। कैंटीन में मिलावटी खाना पाया गया तो होगी कड़ी कार्रवाई। दोषी पाए जाने पर स्कूल प्रिंसिपल जिम्मेदार। डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक से निपटने के लिए आ सकता है नया कानून। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। संसद के इसी सत्र में आ सकता है बिल। बाजार में अगस्त सीरीज का शानदार आगाज। निफ्टी सेंसेक्स अच्छी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही खरीदारी। फार्मा निफ्टी बैंक इंडेक्स बढ़त पर बंद। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन कारोबार में बड़े सुधार की तैयारी। हाई लेवल कमेटी की सिफारिश। एयरपोर्ट ऑपरेटर के लिए टैरिफ तय करने की मौजूदा शर्तों में दी जाए ढील। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। अहमदाबाद प्लेन हादसे में फ्यूल स्विच में नहीं मिली कोई गड़बड़ी। सरकार ने संसद में दी जानकारी। पूरे थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल की जांच अभी जारी। जांच पूरी होने के बाद सार्वजनिक की जाएगी रिपोर्ट। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का मेडल रन जारी। गुलवीर बने 10,000 मीटर रेस में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय। हरजिंदर को वेट लिफ्टिंग में सिल्वर। बॉक्सिंग में 3 पदक पक्के। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल आज पास हो गया। भारी हंगामे के बीच ध्वनि मत से यह बिल पारित किया गया। इस बिल पर 2 दिन तक चर्चा चली। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल पर चर्चा का जवाब दिया और फिर इन्हें पारित किए जाने के लिए पेश किया गया। इस बीच दोनों सदनों में जमकर हंगामे और नारेबाजी का नजारा देखने को मिला। स्पीकर ने लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में राहुल के भाषण के दौरान कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बिल पर चर्चा के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जिन पर हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर कहा कि गृह मंत्री ने दिल्ली में छात्रों पर फायरिंग का आदेश दिया। इसको लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और स्पीकर ओम बिरला ने कई बार टोका और संसदीय नियमों का हवाला दिया। लोकसभा स्पीकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील पर इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया। वहीं राहुल गांधी ने छात्रों पर फायरिंग का सवाल उठाते हुए इस बात के लिए भी सरकार को घेरा कि आखिर गृह मंत्री संसद में बहस के दौरान मौजूद क्यों नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए आरोप लगा दिया कि उन्होंने फायरिंग करने का आदेश दिया। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. Speaker sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. The shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. राहुल गांधी के आरोपों पर जितेंद्र सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि छात्रों पर गोली चली ही नहीं। जहां तक आदेश की बात है तो कहीं भी गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट का होता है, किसी मंत्री का नहीं। नेता प्रतिपक्ष एलओपी जी के व्यवहार पर उन्होंने
जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है, बल्कि इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और गोली चलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। Here's the question. This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. संसद में राहुल के बयान पर आज भयंकर घमासान हुआ और आज आवाज अड्डा में भी इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। राहुल का बयान, संसद में घमासान। इधर संसद के परिसर में संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी अयोध्या के राम मंदिर में कथित करोड़ों रुपए के चंदे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर चढ़ावा चोरी के आरोप लगाए। श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर ऑटो कंपनियों को धमकाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि ऑटो कंपनियां E20 के बारे में कुछ नहीं बोल रही हैं क्योंकि उन्हें डराया गया है। सरकार जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोप रही है। 9 कंपनियों के अधिकारियों के साथ फोन पे मेरी लंबी बातचीत हुई पर्सनली। उन्होंने कहा, सर मोदी सरकार खुलेआम धमकी दे रही है। बोले जी, सच्चाई टेक्निकली इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चाई ये है कि अगर आप 2023 के व्हीकल्स के ऊपर अगर आप E20 इस्तेमाल करते हो तो व्हीकल खराब होगा, इंजन खराब होगा, फ्यूल ट्रांस सिस्टम खराब होगा, माइलेज भी ड्रॉप करेगी। ये सच्चाई है। लेकिन हमें धमकी दी गई है मोदी सरकार के द्वारा कि अगर तुमने ये कहा, अगर तुमने पब्लिकली ये कहा जनता के बीच में, तो फिर देख लो खैर नहीं है, तुम्हारा प्लांट बंद करा देंगे, ईडी की रेड करा देंगे, इनकम टैक्स की रेड करा देंगे, सीबीआई की रेड करा देंगे, तुम्हारी कंपनी बंद करा देंगे। महाराष्ट्र के स्कूलों की कैंटीन्स को लेकर एफडीए ने नया आदेश जारी किया है। एफडीए ने महाराष्ट्र के स्कूलों में अतिरिक्त एक्स्ट्रा फैट वाले प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। स्कूल कैंटीन में हाई फैट, हाई ट्रांस फैट और ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। कैंटीन में न्यूट्रिशन डाइट ही उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। एफडीए ने कहा है कि अगर स्कूल कैंटीन में
मिलावटी खाना पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर स्कूल के प्रिंसिपल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। स्कूल कैंटीन में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी लगाना जरूरी है। ये आदेश महाराष्ट्र के 1,08,000 स्कूलों पर लागू होगा। हाई फैट सैचुरेटेड और शुगर जो प्रोडक्ट है, जैसे कि डीप फ्राइड जो भी रहते हैं वो प्रिवेंटेड है। हाई शुगर वाले प्रिवेंटेड है। सो कॉल्ड जो ड्रिंक्स रहते हैं, जो कैफिनेटेड नॉन कैफिनेटेड, उसमें हाई शुगर रहता है, कैफीन रहता है, वो प्रिवेंटेड है विद इन द 50 मीटर्स पेरीफेरी। तो वो जो आपको जंक फूड लगता है बाय एंड लार्ज, उसका जनरल कैटेगरी करते हैं, वो यहाँ पे प्रिवेंटेड है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, FDA ये दोनों मिला के काम करना है। वहाँ लोकल स्कूल तो करेगी, उसके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट और FDA का रोल ज़्यादा आता है। अगर 50 मीटर प्रीमाइसिस में कोई इसका वायलेशन कर रहा है तो स्कूल ने उनको वार्निंग देके बंद करना है। अगर नहीं होता है तो वो हमारे ऑफिसर को कांटेक्ट करें, हम वहाँ इन्फोर्स करके वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आपने अगले 3 दिन में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको कई सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं लक्ष्मण रॉय। 31 जुलाई तक ITR फाइल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 31 जुलाई के बाद अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल किया है तो आपको 5,000 रुपये लेट फ़ी देनी पड़ेगी। सिर्फ 5,000 रुपये लेट फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि इसके अलावा आपको कई सारे नुकसान होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको अभी कोई कैपिटल लॉस हुआ है, शेयर बेचने से नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी बेचने से नुकसान हुआ, तो आमतौर पर टैक्स बचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि इस नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले साल के लिए, ताकि अगले साल जब कभी फ़ायदा होगा उस पर जब टैक्स लगेगा तो इस नुकसान का हवाला देकर अपना हम टैक्स की देनदारी कम कर लेंगे। लेकिन अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो 31 जुलाई के बाद लेट फी के देकर के रिटर्न फाइल करेंगे तो भी आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। ये एक बड़ा नुकसान होगा। दूसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव कर लें, खुद पुराने में है तो नए में चले जाए, नए में है तो पुराने में चले जाए, तो वो भी आप 31 जुलाई के बाद नहीं कर पाएंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिजीम होगा उसी रिजीम में आपको बने रहना पड़ेगा। 31 जुलाई के बाद आप 5,000 रुपये दे करके 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको सैलरी के अलावा बिजनेस से आमदनी है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग से आपको आमदनी हो रही है, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग से आमदनी हो रही है, ऐसे बिजनेस से कोई आमदनी है, तब आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई नहीं 31 अगस्त है। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि अभी 31 जुलाई तक कैसे फाइल करें, हमारे पास दस्तावेज पूरे नहीं है, तो आपके पास एक उपाय है, बहुत ही सटीक टिप्स है। जो भी दस्तावेज है, जो भी जानकारी है, उसके आधार पर अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए और फिर 31 जुलाई के बाद आप उसको 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने पर आपको जो नुकसान मैंने बताया वो नुकसान नहीं होगा। बता दूं, उसको रिवाइज रिटर्न कहते हैं, उससे पहले वाले में बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। तो ये एक फायदा होगा। तो जो भी जैसे भी हो डॉक्यूमेंट हो, फॉर्म 60 में दिक्कत दिख रही हो, डॉक्यूमेंट न आ पा रहे हो, सब कुछ छोड़िए। फिलहाल तो आप तुरंत 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल करिए। डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक से निपटने के लिए सरकार नया कानून ला सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि संसद के इसी सत्र में बिल लाया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट डिजिटल अरेस्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिजिटल अरेस्ट एक घिनौना अपराध है, इसके जरिए बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट में काफी सारे एलिमेंट शामिल हैं। डिजिटल अरेस्ट के अंदर रोबरी के साथ साथ एक्सटॉर्शन और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज क्राइम का भी एंगल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि जो मौजूदा कानून है वो इससे निपटने में सक्षम नहीं है, तो इसके लिए एक नया कानून लाए जाने की जरूरत है। तो इस पर सरकार ने कहा कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। डिजिटल अरेस्ट के ऊपर एक नया कानून सरकार, इस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है और बहुत जल्दी इसको मॉनसून सेशन के अंदर ही इसको पार्लियामेंट के अंदर लाया जा सकता है। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके जरिए बहुत सारे लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, तो इसके अंदर बेल जो हाई कोर्ट्स है वो भी सुनिश्चित करे कि इसके अंदर बेल आसानी से ना मिले, सिर्फ चुनिंदा मामलों के अंदर ही बेल मिले। और इसके साथ साथ जो अगर डिजिटल अरेस्ट में शामिल व्यक्ति है उसकी संपत्ति को भी जब्त किया जाए। तो सरकार ने भी कहा कि इस मामले में हम बहुत जल्दी कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको लेकर के बिल पार्लियामेंट सेशन के अंदर आ सकता है। महंगाई की मार अब सब्जियों पर भी साफ दिख रही है। महज कुछ दिनों में प्याज और लहसुन के दाम डबल हो गए हैं। अचानक दाम बढ़ने की वजह क्या है और कब दाम कम हो सकते हैं, जानने की कोशिश की केतन जोशी ने।
सिर्फ 15 से 20 दिन में ही प्याज के दाम जहां पर 20 रुपये 25 रुपये था वो बढ़कर 40 से 50 रुपये यानी कि डबल। जबकि लहसुन हर एक घर में इस्तेमाल होता है, उनके दाम जहां 200-250 रुपये थे वो बढ़कर अभी 400 से 500 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक महीने से कम समय में। इनके अलावा भी जो ग्रीन वेजिटेबल है उसमें तो 10-15% की बढ़ोतरी होती ही होती है। आइए इस वक्त हम रिटेल मार्केट में हैं और यहाँ एक व्यापारी से पूछते हैं, आप यहाँ प्याज और लहसुन बेचते हैं, सबसे पहले ये बताइए कि इतना ज्यादा दाम सिर्फ 20 दिन में बढ़ने का क्या कारण है? अभी भारी बारिश के हिसाब से प्याज और लहसुन की आमदनी कम आती है और दिवाली के बाद प्याज और लहसुन का भाव उतरेगा। तो तब तक ये दाम बढ़े हुए ही रहेंगे? दाम बढ़े रहेंगे, दाम यही रहेंगे, उससे बढ़ेगी, कम नहीं होगा, बढ़त होगी। तो अभी भी जो दाम है उनमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन गिरने के आसार काफी कम है, क्योंकि इतनी भारी बारिश के चलते जो आवक होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। काफी सारा क्रॉप है वो अलग अलग राज्यों में फेल भी हो गया, तो दिवाली तक दाम इसी तरह से बढ़े रहेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। अहमदाबाद प्लेन हादसे में फ्यूल स्विच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। सरकार ने आज संसद में ये जानकारी दी, लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। एक सवाल के जवाब में सिविल एविएशन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये लिखित जवाब दिया है। सरकार ने क्या कहा है, पूरी डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, एयर इंडिया दुर्घटना का कारण क्या था, उसकी जांच अब तक कहां पहुंची हुई है, उसको लेकर सरकार की तरफ से संसद को कुछ क्लैरिटी दी गई है। सरकार ने संसद को बताया है कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है और जो उसका पूरा लॉकिंग मैकेनिज्म है उसकी जांच की गई और उसमें किसी भी तरह की कोई असामान्यता नहीं पाई गई। सरकार ने डीजीसीए ने जो एआईबी है, इन्होंने सिएटल में जाकर ओईएम के साथ इस पूरी जो फ्यूल स्विच है उसकी पूरी जाँच की और उसमें किसी तरह का कोई इरेगुलर जो है चीज़ें नहीं पाई गई हैं। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि जो पूरा थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल है उसकी जांच अभी भी की जा रही है और इस पूरे मामले में क्लैरिटी तभी मिलेगी जब ये जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब से ये जांच शुरू हुई है तब से फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो जांच के घेरे में है, उस पर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे। तो अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में किसी भी तरह की असामान्यता नहीं है। हालांकि जो जाँच है वो अभी भी जो है वो जारी रहेगी। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि हादसे में कोई देरी नहीं हो रही है। इस तरह के बड़े विमान हादसों में जो है कोई समय सीमा पहले से तय नहीं की जा सकती कि अभी ही ये जांच पूरी की जाएगी। लेकिन सरकार की कोशिश है कि वो अक्टूबर तक जो है वो एक नतीजे पर पहुंचे और एक बार जांच पूरी हो जाएगी तो फिर इसे एआईबी की जो वेबसाइट है उस पर डाल दिया जाएगा, इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो दो महत्वपूर्ण कारण माने जा रहे थे, एक फ्यूल स्विच और दूसरा ह्यूमन एरर, तो फ्यूल स्विच को लेकर सरकार की तरफ से एक क्लैरिटी मिली है इस वक्त। और आवाज समाचार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगस्त सीरीज की शुरुआत शेयर बाजार में बहुत शानदार तरीके से हुई। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। मजबूत खरीदारी के दम पर बाजार पूरे दिन हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। कैसा रहा बाकी बाजार का हाल, बता रही हैं रक्षा रावत। 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन और अगस्त सीरीज की शुरुआत आज से हुई। काफी दमदार शुरुआत हुई, चारों तरफ हमें हरियाली देखने को मिली। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स करीब करीब 1% के गेन्स के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली और करीब करीब 450 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली और इन्होंने भी आज बाजार का साथ अच्छे से दिया। सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहाँ पर इंडिया विक्स में गिरावट आई और आईटी ने आज भी तूफान मचाया है। आज भी खरीदारी देखने को मिली और इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी अच्छे खासे गेंस दिखाई दिए। अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें यानी निफ्टी 50 में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल में काफी अच्छे गेंस दिखाई दिए। 5% से ज्यादा की तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ है। इसके अलावा एफएमसीजी काउंटर HUL यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली और आईटी पैक से इन्फोसिस यहाँ पर भी अच्छे खासे गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा मेटल में तेजी थी तो वहां से
हिंडाल्को में भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली और ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को सपोर्ट किया। लेकिन आज चुनिंदा गिरावट कहां पर देखी गई? अदानी पोर्ट्स नतीजे आए और उसके बाद यहां पर गिरावट देखने को मिली और करीब करीब 3% ये शेयर फिसल कर बंद हुआ है। इसके अलावा M&M, ध्यान रहे कि कल नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले आज स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है, 1.5% फिसल कर बंद हुआ है। इसके अलावा पावर ग्रिड और आइशर मोटर, यहां पर भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज कमाल किया, IT स्पेस ने लगातार तेजी देखने को मिली और आज भी तेजी कंटिन्यू रही। इंडेक्स की बात करें तो करीब करीब 9% भाग गया है 3 दिन में। तो यहां पर जो कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं यानी IT को लीड करने वाले काउंटर्स रहे हैं उनमें इन्फोसिस, LTM, TCS, HCL टेक, ये सारे काउंटर थे जिन्होंने IT स्पेस को लगातार सपोर्ट किया है। लेकिन EMS स्पेस यहां पर भी आज काफी अच्छी रौनक नजर आई। केन्स टेक, यहां पर देखिए आप करीब करीब 13% के गेंस यहां पर दिखाई दिए आज के सत्र में। इसके अलावा डिक्सन टेक, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और सरमा SGS, यहां पर भी अच्छे खासे गेंस हमें देखने को मिले। तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने EMS स्पेस को सपोर्ट किया। तो आज के बाजार का पूरा मूड माहौल यानी अगस्त सीरीज की शुरुआत जो है काफी दमदार देखने को मिली। सामान्य हालात में हवाई किराए में सरकार दखल देने और एयरलाइंस के डायनेमिक एयरफेयर पर रेगुलेशन पर विचार करने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक केवल विशेष परिस्थितियों में ही सरकार एयरफेयर पर कैप लगा सकती है। डिटेल जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, जो सूत्र में बता रहे हैं, सरकार सामान्य हालत में हवाई किरायों की बढ़ोतरी में किसी तरह का दखल देने के पक्ष में नहीं है। सामान्य हालत में जो डायनेमिक प्राइसिंग है उसको रेगुलेट करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग के पक्ष में है सरकार फिलहाल, जब तक कि कोई असामान्य स्थिति नहीं होती है, मसलन किसी तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर किसी तरह की प्रेडेटरी प्राइसिंग। इस तरह की सिचुएशन में जब अचानक से फेयर बढ़ जाते हैं, उस विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सरकार जो एयरफेयर है को जो है वो डीरेगुलेटेड ही रखना चाहती है। लेकिन खास तौर पे आपदा हुआ या प्रेडेटरी प्राइसिंग हुई या कहीं मोनोपोली हुई या किसी खास रूट पे बहुत ज़्यादा जब प्राइस बढ़ जाता है, उन केसेस में सरकार जो है एक तरह का कैप लगा सकती है और इसके लिए सरकार काम कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने कहा है कि वो 2 हफ्ते के अंदर जो है एक रेगुलेशन लेके आएगी जो सुप्रीम कोर्ट और संसद दोनों के सामने रखेगी। तो जो सूत्र हमें बता रहे हैं, इन रेगुलेशंस में हवाई किरायों को सामान्य स्थिति में जो है पूरी तरह से डीरेगुलेटेड जैसा अभी है वैसा ही रखा जाएगा। लेकिन जो विशेष परिस्थितियां हैं जहां कहीं एयर स्पेस बंद हो जाता है या इंडिगो जैसी कोई क्राइसिस हो जाती है, जब अचानक से एयरफेयर बढ़ जाते हैं, उस वक्त सरकार जो अपर लिमिट है या जो लोअर लिमिट है उसे तय कर सकती है और इसके लिए रेगुलेशन जो है वो बनाए जाएंगे। और ख़ास तौर पे कुछ रूट्स में या तो त्योहारों के समय में या किसी और ख़ास परिस्थितियों में जब बेतहाशा वृद्धि हो जाती है किसी रूट्स में, तो उस हालत में भी सरकार जो है दखल दे सकती है। इसकी व्यवस्था की जाएगी। दरअसल सरकार का एक टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट है जिसे मजबूत बनाया जा रहा है और अगर किसी भी एक रूट पे एक सीमा से ज़्यादा किराए बढ़ते हैं तो उसमें अलर्ट तुरंत जारी हो जाएगा और सरकार इस मामले में एयरलाइन को जो है किराए कम करने के लिए कह सकती है। लेकिन इसके अलावा जो टैरिफ है, जो एयरफेयर है, उसे सरकार डीरेगुलेटेड रखने के पक्ष में है। भारतीय रेल के लिए वैगन बनाने वाली कंपनी टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग ने अमेरिकी कंपनी ट्रिनिटी के साथ पार्टनरशिप की है। टैक्समैको पहले से ही वैगन लीजिंग में यूरोप की कंपनी टॉक्स के साथ कारोबार कर रही है और अब इस जॉइंट वेंचर में ट्रिनिटी को शामिल किया गया है। टैक्समैको के चेयरमैन अक्षय पोद्दार ने कहा कि अगले 2 से 3 साल में 100 नए रिग्स तैयार किए जाएंगे। आज के दिन हम लोग के 40 रिग्स चल रहे हैं इंडियन मार्केट में। हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि विद इन द नेक्स्ट 2 से 3 साल 100 रिग और ऐड करें और उसके बाद देखेंगे कैसा बिजनेस चल रहा है, क्या मार्केट है। आई एम श्योर इस मार्केट और बढ़ेगा और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग इन द इंडियन मार्केट। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। 5वें दिन भारत की झोली में 2 सिल्वर मेडल आए। गुलवीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर रेस में मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 10,000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता। इधर महिला वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने 227 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत के 3 मुक्केबाजों ने भी अपने मैच जीतकर मेडल पक्के कर लिए हैं। तीनों सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हालांकि भारत कुल 12 मेडल के साथ मेडल टैली में एक पायदान नीचे खिसक गया है। भारत अब 9वें नंबर पर है।
अब तक भारत ने 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इसी के साथ आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।